नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने में आ रहा है। नेचर पत्रिका ने इसको सामने लाया है। न्यूज़ यह है कि एक धातु यूरेनियम, जिसको शायद सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी धातु के रूप में आप जानते हैं, क्योंकि इससे एटम बम बनता है। जी हाँ। और यदि ये धातु माँ के दूध तक पहुँच जाए तो फिर क्या होगा? वाजिब है, माँ के दूध में आने पर यह बच्चे पर भी जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। आज इसी पर न्यूज़ है। न्यूज़ बेसिकली कवर ये करता है, नेचर पत्रिका में आया हुआ है कि बिहार के करीब करीब 40 महिलाओं को जब रीड किया गया तो पाया गया कि दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं, खासकर उनके दूध में यूरेनियम पाया गया है। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी बात। और ये बेसिकली जो बिहार का कुछ जिले हैं उनका नाम भी आया हुआ है, जैसे कि भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा। इन सब जगह की महिलाएं हैं और इन महिलाओं में पाया गया कि इनके सैंपल्स में, जो दूध का सैंपल है, उसमें यूरेनियम पाया गया। आपको पता होगा कि पटना में एक बहुत बड़ा कैंसर संस्थान है जिसका नाम है महावीर कैंसर संस्थान। वहाँ के डॉक्टर ने इसको सामने में लाया। बाद में बाकायदा दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों ने भी इसका जब परीक्षण किया तो इसकी पुष्टि की कि उनके दूध में यूरेनियम आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आखिर माँ के दूध में यूरेनियम कैसे पहुँच गया, जो कि एक बहुत ही विषैला पदार्थ है और कुछ भी कर सकता है यह शिशु के साथ और माँ के साथ। जी हाँ, यहाँ पर यह बात बताया गया, जरा ध्यान समझेंगे, कि यूरेनियम के दो आइसोटोप आपको मिलते हैं, जिसको समस्थानिक कहा जाता है, एक U38 और U35। U38 थोड़ा कमज़ोर आइसोटोप है, उतना विखंडनीय नहीं है, उतना फिजाइल नहीं है, और यूरेनियम 238 का प्रयोग एटम बम के लिए नहीं हो सकता। यूरेनियम 235 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसकारी होता है और उसका सीधा प्रयोग होता है एटम बम। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर फॉर्म है यूरेनियम का और कौन सा कमज़ोर है। यदि यूरेनियम मिल रहा है तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। यहाँ पर इसको भी ज़रा समझें। यहाँ पर बताया क्या गया, ज़रा समझिए। इसमें कुछ और बातों को रखा गया। जो महिलाओं को पाया गया उसमें 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु की महिलाएं हैं। 40 महिलाओं को जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं, उनके मिल्क में पाया गया। मात्रा पाया गया है लगभग 5.25 ग्राम पर लीटर तक पाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं आज आपको ये बात भी कह दूँ कि किसी प्रकार का कोई अध्ययन अभी तक डॉक्टरों के पास में नहीं है कि आखिर खाने में कितनी मात्रा तक यूरेनियम जा सकता है तो वो सेफ है किसी भी के लिए। ऐसे कोई अध्ययन अभी तक किसी भी स्तर पर नहीं पाया गया। इसका मतलब साइंटिस्ट अभी इधर देखे ही नहीं है कि यूरेनियम कभी आ भी सकता है खाने में और कहाँ तक वह लेने योग्य है। इसका मतलब है ये बहुत गंभीर बातों को बताता है। यहाँ पर इसको भी आप समझें कि आप इससे पहले कई बार न्यूज़ में सुने होंगे कि पानी में, खासकर जो पीने वाली पानी है, यदि आप देखेंगे तो कनाडा हो, अमेरिका हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो, ब्रिटेन, बांग्लादेश, चीन, कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान और मैकांग डेल्टा, यहाँ ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको पानी में यूरेनियम मिला, यानी भूजल, ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिला होगा, फिर उसको कहीं ना कहीं इंटेक के द्वारा, पीने के द्वारा मनुष्य तक पहुंचा। तो ये चीज़ें सुनने में आई है, ऐसी कई चीज़ें सुनने में आई है, लेकिन माँ के दूध तक यूरेनियम पहुंचना ये एक नवीन बात है और चौंकाने वाली बात है। इसको समझना होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और भी कहा गया कि जो शिशु इसका ले रहे हैं, जो इंटेक कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, उनके जान को भी ले सकता है। माना जाता है किडनी को भी नुकसान पहुँचा सकता है यह धातु। बच्चे को थोड़ा बड़ा होने पर हो सकता है न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें आएँ और आगे चल करके उसे कैंसर भी हो सकता है, ऐसी बातें कहा गया। यहाँ पर मैं यही बता दूँ, यूरेनियम क्या बहुत अच्छा प्रयोग भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इससे एनर्जी बना सकते हैं, इससे मेडिसिन भी बनता है, रेडियोमेटिक डेट, आप इससे किसी चीज़ की आयु भी पता लगा सकते हैं। पुराने जो चीज़ें हैं, फॉसिल्स है, उसकी आयु पता लगाने में, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ है। इंडस्ट्रीज़ में आप एक्सरे देखिएगा मशीन, तो उसमें भी इसका यूज़ है। कैटलिस्टिक के रूप में भी इसका यूज़ होता है। ऐसे तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन सच्चाई यह है यदि यह मानव शरीर में, खासकर माँ के दूध तक पहुँचे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात।
यहाँ पर मैं फिर आपसे कह दूँ, U38 पाया गया है, U35 नहीं पाया गया। U38 U35 के मुताबिक थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा कम फिजाइल है, कम रिएक्टिव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह यूरेनियम नहीं है, इसको भी आप समझिएगा। अब देखिए, अभी तक कोई भी रिसर्च ऐसा सामने में नहीं आया है, खासकर किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, कि आखिर ये कैसे पहुंच गया। लेकिन इतना जरूर है कि फूड चेन के द्वारा ही, खाद्य श्रृंखला के द्वारा ही पहुंचा गया। बिहार जैसा प्रदेश में पर्यावरणीय जो स्थिति है वो भयावह होते जा रही है। लोगों को लगता है कि वो पिछड़ा प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वहाँ प्रदूषण कम होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो रिपोर्ट कहते हैं वो यह कहते हैं कि बिहार में अधिकतर जो पानी लोग पी रहे हैं, पेयजल जो पी रहे हैं, वो बेसिकली जो है वो ग्राउंड वाटर ही पी रहे हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए, दोनों के लिए भूजल पर ही अत्यधिक निर्भरता है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन दिनों देखा क्या गया है कि बिहार में पेस्टिसाइड, खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसका यूज़ बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, और वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज़मीन के नीचे जा रहा है, और ज़मीन के नीचे जो पानी है वहाँ तक पहुँच करके चीज़ों को ख़राब कर रहा है। यहाँ पर इस बात को भी समझा जाए कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ की मात्रा तो बहुत कम है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं के बराबर, और सीधे पानी छोड़ दिया जाता है नदियों में, जो गंदगी वाली पानी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसने इसको बढ़ाया यहाँ पर। लेकिन इस बात को भी आप आज समझें, वो यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द जो इंडिया है, यानी जो भारत का भूवैज्ञानिक जो संस्थान है, वह इसका खोज में अब लग गया है कि आखिर यह गंभीर धातु फूड चेन में कैसे घुसा, और फूड चेन में घुसते घुसते यह माँ के दूध तक कैसे पहुँचा, इस पर अब वो धीरे धीरे जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं, अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट सामने में नहीं आया है स्पष्ट रूप से जो इस बात को कह सके कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर मैं इस बात को भी कहूँ कि बिहार में वैसे यूरेनियम मिलता नहीं है। बिहार का यदि आप निचला साउदर्न बिहार में जाएंगे, जहाँ पर झारखंड और बिहार का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पर कुछ पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ धातुओं की उपस्थिति आपको दिखेगी, चाहे वो कैमूर हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो मुंगेर का रीजन हो। यहाँ पर आपको कुछ धातु मिलते हैं। वहाँ पर धातुओं का, चूँकि पठारी क्षेत्र है तो वहाँ पर माइनिंग की संभावना है, वैसे माइनिंग ना के बराबर होता है, क्योंकि अधिकतर माइनिंग जो होता है वो झारखंड में ही होता है। इसलिए अभी तक ये नहीं समझ पाया गया है कि यदि पठारी क्षेत्र में जो साउदर्न बिहार में पड़ता है, वहाँ पर यदि कुछ धातु हो सकता है, और यूरेनियम टाइप की धातुआँ भी हो सकती है वहाँ पर हो, लेकिन बिहार के इंटरनल, यानी जो मिडिल बिहार और उससे ऊपर गंगा जी के ऊपर का जो बिहार है, वहाँ तक यदि ये धातु मिल रहा है तो ये बहुत कुछ बयां कर रहा है कि आखिर ये क्या है। अब ये मामला पहुँच चुका है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको पता लगाया जाए, क्योंकि ये आगे चलकर बिहार ही नहीं, भारत के किसी भी क्षेत्र में ये समस्या गंभीर रूप ले सकती है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।